हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि शायद लास्ट पार्ट भी है, ठीक है, जिसका नाम है शासक और इमारतें। हमने बहुत सारी इमारतों के बारे में जो है पढ़ा था, मुगल कालीन हो चाहे सल्तनत कालीन हो, है ना। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र साम्राज्य के बारे में और इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे साम्राज्य 18वीं या फिर जो है 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच में जो है जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई ना, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। अब देखिए, एक क्षेत्र की परंपराएं जो थीं वे दूसरे क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई। अब उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे ना आसपास के सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली को जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अध्याय 6 में हम इसको और विस्तृत में देखेंगे, ठीक है। तो मथुरा के निकट ना वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला शैली जो है फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, अब यहाँ फतेहपुर सीकरी अगर आ गया है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ये जो है ना अकबर की सुंदरतम इमारतें फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के निकट है, में बनवाई गई। तो आगरा ने ना अकबर ने सलीम के जन्म के बाद 1571 में शेख सलीम चिश्ती के प्रति ना आदर को प्रकट करते हुए के उद्देश्य फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय ना वास्तुकला विशेषज्ञ बहाउद्दीन को जाता है। फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतों में जो है दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम महल, बीर महल, ठीक है, जामा मस्जिद, हाथी पोल, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का जो है, इनकी शैलियाँ जो है ना, वो जो है मथुरा के निकट वृंदावन की जो है शैलियों से मिलती जुलती हैं। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने ना विभिन्न क्षेत्रों के जो है उनके शासन के अधीन ला दिया, और इससे जो है कलात्मक रूपों की वास्तुकलात्मक शैलियों में जो है परसंसेशन में मदद मिली। देखिए, मुगल शासक ना अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप में दक्ष थे। अब उदाहरण के लिए देखिए, बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया, जो कि दिखता तो छप्पर की झोपड़ी के साथ था लेकिन होता पक्का था, ठीक है। तो मुगलों को ना यह जो है बंगला गुंबद, ठीक है, बंगला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया, और अन्य क्षेत्र में प्रभाव भी स्पष्ट था इसका। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो है कई इमारतों पर जो है गुजरात और व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव मिलता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा चित्र दिखा पा रही हूँ तो ये देखिए, वृंदावन की जो है ये गोविंद देव के मंदिर की अंदरूनी भाग है ये, ठीक है। 1590 इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, ये देखिए जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इन दोनों मेहराबों पर अगर ध्यान दें, जिससे जो है इसकी ऊंची भीतरी छत की निर्माण किया था। और वास्तुकला की ये शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। ये देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में जो है छत के बिस्तर को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक है। जोधाबाई महल जो था ना वो खास महल से सटा हुआ जोधाबाई का महल था, ठीक है, जिसका फाटक बादशाह के शयन कक्ष में खुलता था, और ये ना फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा स्थापत्य है, ठीक है। और इस महल के समीप मरियम का महल है। मरियम महल में जो है फारसी भित्ति चित्र मिलते हैं। जोधाबाई महल का जो है उत्तरी भाग ग्रीष्म ऋतु में निवास हेतु और दक्षिणी भाग जो है शीत ऋतु में निवास हेतु प्रयोग किया जाता था। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी ना, यानी कि एकदम खत्म हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, ठीक है। और अन्य शासकों ने भी उसका प्रयोग किया स्थापत्य कला का, और यह शैली अपनाई। अब आइए देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ठीक है।
7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में जो है वास्तुकार भवनों में और जो है अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। ठीक है, छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। और जो है वास्तुकला की ये शैली ना अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई। अब मैं बात बताती हूँ आपको चापाकार सिद्धांत। वैसे मैंने चैप्टर में भी डिटेल दिया है, क्वेश्चन में एक बार और देख लेते हैं। चापाकार सिद्धांत क्या है? दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर ना अधिरचना का भार यानी कि कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक है, और इसे जो है वास्तुकला का चापाकार रूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, मंदिर के, ये मंदिर हो गया, मंदिर के शीर्ष के जो है शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता था वो मंदिर का शिखर कहलाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पित्रादूरा क्या है? देखिए, उत्कीर्णित जो है संगमरमर या फिर कह लीजिए बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने को जो है वो पित्रादूरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं थी? देखिए, इनकी ना बहुत सारी विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता ये है, चारबाग का नाम ही क्यों पड़ा है? क्योंकि 4 समान जो है हिस्सों में बटे होते थे। दूसरी विशेषता ये है कि यह बाग दीवार से घिरे होते थे। तीसरी विशेषता ये है कि बाग जो होते थे ना कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार हाथे स्थित होती थी। ठीक है, ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? देखिए, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं द्वारा करवाया जाता था, आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत के राजराजेश्वरम मंदिर की, तो इसका निर्माण जो है राजा प्रथम ने करवाई थी। ठीक है, तो राजदेव ने अपने देवताओं राजराजेश्वरम की उपासना के लिए ये करवाया था। तो इनके देवताओं का नाम राजा से मिलते जुलते था। ठीक है, राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। तो मंदिर के ना अन्य लघु देवता होते थे जो वो शासक के सहयोगी और अधीनस्थ के देवी देवता थे। तो ये मंदिर जो होता था ना शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व की एक लघु रूप ही तो था, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपनी देवताओं की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? देखिए, अगर मैं बात आपको बताऊं, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज। मुमताज की मृत्यु हो गई 1631 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद ना शाहजहां का मन आगरा से ही हट गया और इसलिए उसने 1639 में, ध्यान रखेंगे 1639 में यमुना नदी के समीप लाल किला का निर्माण करवाया। और लाल किला के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर का बना एक अद्भुत इमारत था, जिसमें ना कई तरीके की नक्काशियां की गई थी। और इसकी सुंदरता को देखते हुए ना दीवाने खास में ये अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? तो देखिए, मुगल दरबार में ना मैं अभी आपको 3-4 बातें बताऊंगी, इससे ये दिख जाता था कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह से न्याय मिलेगा। सबसे पहली बात, बादशाह ना सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस की जो है वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। दूसरा, ऐसा माना जाता था ना कि ऑर्फियस का संगीत जो है आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तीसरा, जो है शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन में ना निर्माण जो है ये सूचित करता है कि न्याय करते समय जो है राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी जो है सद्भाव के साथ एक साथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका रही? देखिए, यमुना नदी के ना तट पर होने के कारण इस शहर में पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था। दूसरी चीज, यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्रायः समतल थे,
और तीसरी चीज, दिल्ली के शाहजहानाबाद में ना उसने जो नया शहर निर्मित करवाया वह शाही महल नदी पर स्थित था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों से में जो है भिन्न था। देखिए, अतीत में राजाओं के अधिकांश घर जो है पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। किलों को सुरक्षित रखने के लिए जो है किलों के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे। उनके आवास जो है ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें थी अतीत में राजाओं के साथ, है ना। और देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि चित्र 4 में नजर डालें और यह इमारत आज से जो है आज कैसे तेजी से बनवाई जाती हैं। आप सभी को पता है कि पहले जो है नक्काशियों का काम, चाहे जो है उसमें कुछ भी अंकित करने का काम हो, वो सारा चीज हाथों से होता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि चाहे नक्काशी का काम हो, चाहे जो है आप देखते होंगे कि सीमेंट बालू वगैरह मिलाने वाली भी एक मशीन होती है। हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है। तो ये जो इमारत बनने में 22 से 25 से 30 साल लगते थे, वो आज जो है हम जो है 2 से 3 साल में या फिर कह लीजिए 1 साल में निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहीं पे समाप्त हो रहा है ये चैप्टर शासक और इमारतें, और अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो यहीं मैं समाप्त करती हूँ अपनी वाणी को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले गाइस, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन जो है वीडियो की आपको मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।